हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में इसका पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, वरना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पीछे चीजों को, है ना, पीछे से कैसे चल रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है 1.3, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। धीरे धीरे समाज में फ्रांस के क्या हो रहा था, एक मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी। और वो मिडिल क्लास इनवेसेजेस मीन्स कल्पना करती है किसकी, एन एंड टू प्रिविलेजेस की, जो राजा के पास या चर्च के पादरियों के पास, अमीर लोगों के पास जो विशेषाधिकार है उनका अंत कैसे किया जाए। ये सब चीजें भी स्टार्ट हो गई थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोगों को सर्वाइवल तक के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिक पाव रोटी तक के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पब्लिक के पास खाने के लिए भी नहीं था। अब अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास जो है वो समाज में उभरती है, और वो कल्पना करती है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो राजा का परिवार हो, राजा हो, चाहे वो चर्च के पादरी हो या वहां के बिशप वगैरह हो, कोई भी हो, उनको क्यों ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं, है ना। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखो, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। ऐसा नहीं है कि अभी अचानक ये हुआ, पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि किसानों ने, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट यानी विद्रोह में। किसके खिलाफ विद्रोह था? इंक्रीजिंग टैक्सेस, मतलब टैक्स बढ़ाने के खिलाफ। और फूड स्कार्सिटी यानी कि खाने की जो कमी हो गई थी, अकाल जो पड़ गया था, उस समय पे किसानों ने और वर्कर्स ने पहले भी कहीं ना कहीं रिवॉल्ट विद्रोह किए थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स। लेकिन देखो, उनके पास ना तो सही मीन्स थे ना प्रोग्राम्स थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, मतलब पूर्णतः बदलाव ले आए किसी बुनियादी चीज पे। वो तब उनके पास नहीं थी, ऐसे साधन नहीं थे, ऐसे कार्यक्रम नहीं थे। हम कह सकते हैं कितने तो वो गरीब थे, उनके पास क्या ही मीन्स होनी है। मीन्स होता है साधन। क्या साधन थे? क्या वो प्रोग्राम बनाते, क्या वो कार्यक्रम बनाते? वो फुल स्केल मेजर्स, मतलब एक तरीके से पूरी तरह बुनियादी जो बदलाव है वो समाज में नहीं ला पाए। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना। तो उनके पास कुछ फुल स्केल मतलब मीन्स नहीं थे, प्रोग्राम नहीं थे, जिससे कि वो सामाजिक और आर्थिक बदलाव पूरी तरह से ला सके, समाज को बदल सके। आर्थिक मतलब जैसे कि भाई गरीब आदमी बहुत गरीब हुआ जा रहा है, अमीर आदमी रईस ही हुआ जा रहा है, उसको टैक्सेस मिले ही जा रहे हैं, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बट इस सबको सुधारने के लिए इनके पास तरीके नहीं थे। हाँ, रिवॉल्ट इन्होंने पहले भी छेड़ रखा था। बात समझ आई? आप आगे देखो। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and न्यू आइडियाज। अब ये जो जिम्मेदारी आती है समाज को सुधारने की या इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधारने की, ये आ जाती है हमारे थर्ड स्टेट के उन लोगों के पास, उन ग्रुप्स के पास जो समृद्ध थे, जो प्रॉस्परस थे, जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया था, है ना। और इनके पास एक्सेस टू एजुकेशन थी, बिकॉज इनके पास पैसा है तो ये अपने बच्चों को एजुकेट करा सकते हैं, है ना, खुद एजुकेशन ले सकते हैं। और फिर इसके अलावा न्यू आइडियाज, उनके पास नए नए विचार हैं, शिक्षित लोग हो गए हैं। तो आगे चलकर ये जिम्मेदारी किसके पास आती है? तीसरे स्टेट के उन समूहों ने ये जिम्मेदारी उठाई जो काफी प्रॉस्परस थे, जो एजुकेटेड होकर नए विचारों के साथ संपर्क में आए थे। देखो, जब एजुकेशन मिलती है ना किसी को, व्यक्ति को, तो उसके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उसे समझ आता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राजा को हम क्यों दिए जा रहे हैं पैसा, या चर्च के पादरी का क्या मतलब बनता है हमसे इतने टैक्सेस लेने का। आप पढ़े लिखे लोगों को ये चीज समझ आ रही है, इसीलिए कहा जा रहा है न्यू आइडियाज भी इनको आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ ये जो ग्रुप है ये पढ़ने लग गया है। एक ग्रुप ऐसा होता है थर्ड स्टेट का, ठीक है। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। जो 18वीं शताब्दी है उसमें उदय होता है नए सामाजिक ग्रुप का। पहले तो क्या था, सिर्फ बहुत गरीब किसान थे या फिर राजा चर्च के पादरी वगैरह थे। ऐसा नहीं था कि कोई मिडिल क्लास थी, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास उभरती है, ठीक है। अब टर्म द मिडिल क्लास, अब ये जो 18th सेंचुरी में नई एक सोशल ग्रुप का उदय होता है वो होती है हमारी मिडिल क्लास, हु अर्नड देयर वेल्थ, जो अपना पैसा अर्न करती है थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। वो समुद्र पार व्यापार भी करते थे, एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और सामान भी मैन्युफैक्चरिंग ही बनाते थे, सच एज वो वुलन और सिल्क के कपड़े बनाते थे, टेक्सटाइल्स बनाते थे, एंड दैट वर इधर एक्सपोर्टेड, या तो ये जो इनका बनाया हुआ सामान है ये बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, या फिर बॉट खरीद लिया जाता था बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के अमीर लोग इनका सामान खरीद लेते थे। तो जब इनका सामान बिक रहा है, चाहे वो समुद्र पार बिक रहा है, चाहे वो यहीं बिक रहा है, अमीर लोगों को, इनके पास तो पैसा आ रहा है ना, ये ओवरसीज ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास जब पैसा आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये मिडिल क्लास बनके उभर रहे हैं। इन एडिशन टू, इसके अलावा जो मर्चेंट्स यानी व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो बनाने वाले लोग हैं, फैक्ट्रीज में चीजें बनाने वाले लोग हैं। द थर्ड स्टेट के इंक्लूडिंग प्रोफेशन सच एज लॉयर लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये सब भी जो है, ये सब मिलाकर थर्ड स्टेट का
ये लोग मिडिल क्लास बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, अब ये सभी जो है पढ़े लिखे होते हैं, एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और इन लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि भैया कोई भी समाज का ग्रुप जो है उसको कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, कोई विशेष अधिकार उसे नहीं मिलना चाहिए, है ना। अब एजुकेशन ने इन्हें समझा दिया कि इनके साथ जो किया जा रहा था वो गलत था। सोसाइटी का कोई भी भाग जो है, कोई भी लोग जो है वो बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि भाई तुम चर्च में पादरी के बेटे बन गए तो बस तुमको टैक्स मिलना भी चाहिए। तो एक दे भी नहीं रहे हो तुम राजा को, तुमको मिल रहा है उल्टा टैक्स अलग से, और तुमको अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं, तुमको जमीनों के तुम मालिक बन रहे हो। तो इन लोगों को ये समझ में आया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब उसकी योग्यता के आधार पर समाज में उसकी पोजीशन होनी चाहिए। दीज आइडियाज, ये जो विचार थे, इनवेसेजिंग, इनकी कल्पना की जाने लगी सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जाने लगी जो कि बेस्ड ऑन फ्रीडम हो, लोगों को आजादी हो एंड इक्वल लॉज हो। अगर तुम गलत कर रहे हो तो, और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल लॉज हो एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हो, सभी लोगों को बराबर जो है अपॉर्चुनिटीज मिले। दैट वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। अब ये बातें, ये जो विचार थे, ये रखे गए किसके द्वारा? फिलोसफर्स के द्वारा, जैसे जॉन लॉक के द्वारा, और दूसरा था जेन जॉक रूसो। अब ये जो है फिलोसफर्स आते हैं, और ये जो फिलोसफर्स हैं ये कोई किसान नहीं थे, ये हमारे कोई बहुत गरीब नहीं थे, ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे बड़े फिलोसफर्स थे। और इन फिलोसफर्स के द्वारा, इनके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये कौन थे, ठीक है। इनके द्वारा इस तरह के विचार सामने आने लगे कि सोसाइटी जो है वो फ्रीडम पे होनी चाहिए, बेसिक इक्वल लॉज होने चाहिए, है ना, बाय बर्थ किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, ये सब अब चलने लग गया था। इन हिज टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक जॉन लॉक के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। जॉन लॉक ने अपनी किताब लिखी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उसने सॉट टू रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन किया। खंडन किया मतलब मानने से इनकार किया। द डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत को, किस सिद्धांत को मानने से इनकार किया? ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, की राजा के पास कोई निर्कुंज अधिकार हो। डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट किसका? ऑफ द मोनार्क, कि भाई राजा के पास निरकुंज राइट। निरकुंज का मतलब होता है जैसे कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ही ना हो, जिसके ऊपर कोई नियम कानून न चले। राजा ने कहा ऐसे फांसी दे तो दे दो, बात खत्म। राजा ने कहा टैक्स लेना तो लेना, बात खत्म। वो थे निरकुंज अधिकार। तो उसने कहा ये नहीं होना चाहिए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। अब रूसो ने क्या किया? उसके इस आइडिया को आगे बढ़ाया, मतलब उसने भी इस बात को माना। एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रूसो ने मांग करी थी, जॉन जॉक रूसो ने, बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। रिप्रेजेंटेटिव कौन? जैसे हमारे नेता होते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था अ डिवाइन और डिवीजन ऑफ पावर को। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि पावर का डिवीजन होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये मॉडल देखो उस समय आया था। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। अब इस तरह का जो मॉडल था गवर्नमेंट का, ये लाया गया यूएसए में सबसे पहले। कब लाया गया? आफ्टर द 13 कॉलोनीज, जब डिक्लेयर कर देते 13 उपनिवेश, 13 कॉलोनीज जो थी ब्रिटेन की, वो कहती हैं हम ब्रिटेन से आजाद है, जब वो देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन वो डिक्लेयर करते हैं, तब इस मॉडल को, जो मॉन्टेस्क्यू का मॉडल था, ये डिवीजन ऑफ पावर वाला, जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर डिवाइडेड होगी, ये अमेरिका में यूज किया गया ये मॉडल, ठीक है। समझ आ रहा है बात? मॉन्टेस्क्यू ने, फिर से समझो, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर को। कहाँ पर ये डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए? विद इन द गवर्नमेंट, सरकार के बीच में, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा आज भी चलता है इंडिया में भी। इस मॉडल को गवर्नमेंट के यूएसए ने अपनाया था जब उसने, उसके 13 कॉलोनीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका का संविधान था, एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और वो गारंटी देता था इंडिविजुअल राइट्स को, मतलब पब्लिक को, अलग अलग व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे उनके, वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए इन फ्रांस। अब फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स को यहाँ से काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं उनके। अब द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली। अब ये जो आइडियाज थे ना इन फिलोसोफर्स के, उस जमाने में बहुत ये डिस्कस किए जाने लगे, सैलून्स में भी, कॉफी हाउसेस में भी, है ना, एंड स्प्रेड अमंग पीपल, लोगों के बीच में फैलने लगे थ्रू बुक्स के द्वारा एंड न्यूज़पेपर्स के द्वारा। इसके पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि हम राजा के अलावा कुछ सोच भी सकते हैं, समझ रहे हो। इससे पहले लोग अनएजुकेटेड थे, उन्होंने कहा भैया राजा जो बोलता है वही भगवान है। लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ में आया कि वो भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, हमारे जैसा ही है, तब धीरे धीरे डिवीजन ऑफ पावर की बात होने लगी, इक्वालिटी की बात होने लगी, लॉज, इक्वल लॉज की बात होने लगी।
अब ये आइडियाज जो थे वो बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, कॉफी शॉप पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब जो है सैलून में लोग आए हैं बाल कटाने के लिए तो वहां डिस्कस कर रहे हैं। एंड दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब ये तो जोर जोर से इस तरह के आइडियाज जो थे वो बोले भी जाने लगे, पढ़े जाने लगे, बिकॉज जो लोग रीड एंड राइट नहीं कर पाते थे, अनपढ़ लोग जो थे, उनको भी ये आइडियाज समझ में आ जाए। द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, एक न्यूज फैलती है कि जो लुइस 16 है उसने क्या किया है, वो इम्पोज कर रहा है टैक्सेस को, है ना, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, कि उसको अपने खर्चे पूरे करने हैं, स्टेट के जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब जब ये न्यूज फैलती है ना कि टैक्सेस और बढ़ाया जा रहा है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, लुइस 16 और बढ़ा रहा है टैक्सेस, इसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल जाता है, इसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि भैया ये प्रिविलेजेस क्यों, ये विशेष अधिकार इन लोगों को क्यों। समझ आया यहाँ तक? अब चलते हैं इसी के टॉपिक पे, क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आता चला जाता है। पहला क्वेश्चन इसका मैंने बनाया है, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट था, इंक्रीजिंग टैक्सेस के खिलाफ था और फूड स्कार्सिटी, जो भोजन की उनको कमी हो रही थी इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था। पास्ट में भी हुआ था, मतलब किसानों ने इसके पहले भी ऐसा रिवोल्ट किया था। पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर नॉट सक्सेसफुल इन देयर रिवॉल्ट। अब पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो पास्ट में अपने इस रिवॉल्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए। वाई, ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने विद्रोह तो किया पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? बिकॉज दे लैक्ड द मीन्स, क्योंकि लैक्ड मीन्स, उनके पास कमी थी। किस चीज की? मीन्स मतलब साधन की है ना, लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास साधन भी तो होने चाहिए एंड प्रोग्राम्स, आपका कार्यक्रम भी तो सही से डिसाइडेड होना चाहिए टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, पूरी तरह से बदलाव करने के लिए उनके पास साधन की और प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा कमी थी। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पूरे समाज को बदल सकता है, इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज कर पाता, इसके लिए उनके पास प्रॉपर मीन्स और प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु फॉर्म द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन 18th सेंचुरी इन फ्रांस। अब किसने ग्रोइंग मिडिल क्लास बनाई 18वीं शताब्दी में? उसके पहले मिडिल क्लास नहीं थी। देखो, द मिडिल क्लास इंक्लूडेड कौन कौन से लोग आए उसमें? मर्चेंट्स आए उसमें, लॉयर्स आए उसमें, डॉक्टर्स आए उसमें, टीचर्स आए, स्किल्ड आर्टिशियंस भी आए, ये सब मिलकर बनता है हमारा मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द मिडिल क्लास इन द फ्रांस वांट टू एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब मिडिल क्लास ऐसा क्यों चाहता था कि जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं फ्रांस में, उसको खत्म क्यों करना चाहता था? द मिडिल क्लास इन द फ्रांस वांटेड एन एंड टू प्रिविलेजेस बिकॉज दे वर एजुकेटेड। अब वो पढ़े लिखे हो गए थे एंड इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे बाय द एनलाइटमेंट आइडियाज, यानी ज्ञान देने वाले आइडियाज को, है ना, बिलीविंग इन इक्वालिटी, एक ऐसे आइडियाज जिसमें इक्वालिटी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं एंड मेरिट के ऊपर, योग्यता पे विश्वास करते हैं, रादर देन बर्थ बेस्ड राइट्स पे, है ना, बाय बर्थ लोगों को प्रिविलेजेस मिले उसके ऊपर लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं। अब द 18th सेंचुरी विटनेस थी द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास। अब 18वीं शताब्दी विटनेस है कि एक ऐसा सामाजिक ग्रुप आ जाता है जिससे कि हम मिडिल क्लास बोलते हैं। एक्सप्लेन करो इन डिटेल, ऐसा क्या हुआ मिडिल क्लास, कहाँ से, उसके बारे में देखो। इन 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब 18वीं शताब्दी विटनेस है इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स की। टर्म द मिडिल क्लास, जैसे मिडिल क्लास बोलते हैं, हु अर्न देयर वेल्थ, जो कि अपना पैसा कमाते हैं थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड के द्वारा, यानी कि ये समुद्र पार व्यापार के द्वारा, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स यानी कि सामान बनाते हैं। जैसे क्या क्या सामान बनाते थे वो? वुलन और सिल्क के टेक्सटाइल्स, यानी कपड़े बनाते थे वुलन के और सिल्क के, दैट वर इधर एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे या फिर खरीद लिए जाते थे, बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। इन एडिशन टू, इसके अलावा मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड स्टेट में आते हैं प्रोफेशन सच एज लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे इसके अंदर। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, अब ये सभी पढ़े लिखे थे एंड बिलीव करते थे दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड, कि भाई समाज का कोई भी ग्रुप जो है वो प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, उसको बाय बर्थ कोई ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए। रादर एज अ पर्सन सोशल जो पोजीशन है मस्ट बी डिपेंड होनी चाहिए ऑनेस्ट मेरिट, उसकी योग्यता पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, दीज आइडियाज इनविसेजेस अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। अब ये जो आइडियाज जो हमने ऊपर पढ़े, ये बेस्ड थे फ्रीडम और इक्वल लॉज अपॉर्चुनिटीज पर फॉर ऑल, वर पुट फॉरवर्ड बाई, इसे कौन इस तरह के आइडियाज को आगे लाता है? फिलोसोफर्स लाते हैं, सच एज जॉन लॉक थे एंड जॉर्ज रूसो थे। इनके स्पेलिंग से याद करके जाना। इन विच बुक जॉन लॉक सॉट टू रिफ्यूज, किस बुक में जॉन लॉक जो है वो खंडन करते हैं पूरी तरह से डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत का, किस सिद्धांत का? ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, यानी कि देवी और कोई निर्कुंज अधिकार इनको मिले, जैसे भगवान ने दे रखा, और निर्कुंज एब्सोल्यूट राइट, अब ये समझा था हमने, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, राजा को इस तरह के अधिकार मिले हुए। इस चीज का खंडन कौन सी किताब में किया था? टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं,
रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। अब रूसो जो है जॉन लॉक के इस आइडिया को आगे लेकर जाते हैं एंड प्रपोज करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि बेस्ड होनी चाहिए किस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। रूसो ने कहा था कि जो सरकार होनी चाहिए वो बेस्ड होनी चाहिए किस चीज पर, कि भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाउ डिड मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर? मॉन्टेस्क्यू ने किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर को विद इन द गवर्नमेंट प्रपोज किया था? उन्होंने क्या कहा था? इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, अपनी इस किताब के अंदर मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर को विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला था। When did this model of government put into force in the USA? अब कब ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये लागू किया गया यूएसए में? देखो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा मॉडल? मॉन्टेस्क्यू का जो मॉडल हम बात कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13th, जब 13 कॉलोनीज ने, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था इन्होंने ब्रिटेन से। डैश एंड डैश वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फ्रांस। एक तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। इस चीज ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेयर वर दीज आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स डिस्कस? अब हमने पढ़ा था कि ये आइडियाज कहाँ कहाँ डिस्कस होते थे, आज़ादी के आइडियाज या डिवीजन ऑफ पावर के आइडियाज, इस तरह के आइडियाज। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली, यानी बड़ी मात्रा में डिस्कस होते थे इन द सैलून्स, जहाँ लोग बाल कटवाने जाते थे, एंड इन कॉफी हाउसेज में, एंड स्प्रेड अमंग पीपल्स, लोगों के बीच फैलते थे थ्रू बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा। एंड दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड, अब ये अक्सर रीड भी किए जाते थे अलाउड, जोर जोर से, इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, है ना, ग्रुप्स में उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए जो ही रीड एंड राइट नहीं कर पाते, तो उनके लिए जोर जोर से पढ़े भी जाते थे। विच इंसिडेंट जनरेटेड एंगर? अब क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से क्रोधित हो गए लोग एंड प्रोटेस्ट किया उन्होंने अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के खिलाफ। देखो एक न्यूज फैलती है कि लुइस 16 प्लान कर रहे हैं टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस को टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, किस लिए? कि उनको अपने खर्चे पूरे करने हैं ऑफ द स्टेट। इस चीज ने जनरेट किया एंगर एंड प्रोटेस्ट किया लोगों ने अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के खिलाफ। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।